मेरे वाले में कैमरा ट्रैक कर रहे थे ना, तो मैं जब पॉइंट सिलेक्ट करने जाता था वो 3 पॉइंट इकट्ठे सिलेक्ट करता, पॉइंट का एक ट्रायंगल बनता और उसके अंदर एक सर्कल आ रहा। हाँ, तो उसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट से लगा था ना, तो वो 3D में ही लग रही। हाँ 3D में आएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, पर वो ब्लेंड नहीं हो रही। ब्लेंड नहीं हो रही मतलब वो जैसे मतलब मैच नहीं कर रहा विद कैमरा। इसमें इस वाले में सर जैसे मैं 3D में लिखना चाह रहा था, तो ये जो मिरर है इसके ऊपर लिखना चाह रहा था, पर यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा था, तो मेरे को लिखना है तो कैसे। हाँ यहाँ पे पॉइंट ही नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे, जहाँ पे इसकी एजेस पे बनते थे, इसके ऊपर भी नहीं बन रहा। वहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन मूव कर रहा है, वहाँ पे ना लाइटिंग चेंज हो रही है बीच बीच में, तो इसलिए वहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनेंगे। पेड़ों पे बन सकते हैं कहीं कहीं बीच बीच में, पीछे बिल्कुल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऊपर यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बनेंगे, यहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके साथ में जो दूसरे वाला उसमें तो वो वाला तो मैंने किया। अच्छा, तो कैमरा तो ये ना मूव कर रहा है जैसे जैसे कैमरा मूव कर रहा है। ये भी स्लाइड कर रहा है, तो ये अच्छे से ट्रैक हुआ नहीं है और ये एक्चुअली होगा भी नहीं। ये भी प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ ये प्रॉब्लम है क्या कि जो भी हम फुटेज लें उसमें ऐसे सिनेमा गेट नहीं हो, ब्लैक एजेस नहीं दिखे, वो पूरा जो मूवी है वो पूरे फ्रेम तक आए, नहीं तो कैमरा तो उसको भी ट्रैक कर लेगा ब्लैक वाले पार्ट को, उसको थोड़ा ना पता है क्या है ये, तो एरर आएगा। और इसमें भी क्या दिखा रहा है, लेयर साइज मस्ट मैच कंपोजिशन, तो मतलब ये देखो ऑफसेट दिख रहा है ना हल्का सा एज से, तो इस ब्लैक को भी करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे तो आफ्टर इफेक्ट्स को पता है कि ट्रांसपेरेंसी है, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो पूरी फ्रेम पे फ्रेम टू फ्रेम मैच करे, एज टू एज मैच करे, और ब्लैक एजेस नहीं, विनेट नहीं है उसमें, विनेट भी नहीं, तो ये रॉ फुटेज हो मतलब एक तरीके से, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ये स्लाइड कर रहा है। लेकिन सर अगर ऐसी फुटेज करना हो तो फिर कैसे करें? नहीं ऐसी फुटेज, ये तो पोस्ट में थोड़ा इस पे ट्रीटमेंट हुआ है ना, हम ट्रैकिंग कब करते हैं, रॉ फुटेज पे, तो उस पे तो नहीं होगा, जब कैमरा से शूट आएगा तो रॉ होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उसमें, ये तो ब्लैक तो बाद में ऐड किया जाता है, तो वो प्रॉब्लम है, तो दूसरी फुटेज पे काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है ये, अच्छा ये किसका है? सर ये मेरा है। कौन? हंसी। हंसी। ओके। ठीक है, ये सही जा रहा है, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ अभी दिख रहा है जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका, तो ये ठीक है। सर हाँ सर जो शैडो का था ना, उसमें वो ओनली के ऑप्शन के सामने डिसेबल्ड दिखा रहा है, तो शैडो की प्रॉब्लम हो रही है। शैडो आ ही नहीं रही सर, आई नहीं, अच्छा शैडो नहीं आ रही, ओनली डिसेबल्ड दिखा रहा है। ओनली डिसेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसकी अगर हम, कहाँ पे लिखा है डिसेबल्ड? एक्सेप्ट शैडोज के ऑप्शन में। एक्सेप्ट शैडोज में ये इसको सर ऑन नहीं, ये डिसेबल आ रहा है सर, तो ये सिनेमा 4D में आ रहा है, ये सर करेंगे। ये वाला ऑप्शन है ही नहीं हमारे में। ये ऑप्शन नहीं है सिनेमा 4D, ये रे ट्रेस 3D वाला। नो सर। तो
सिर्फ सिनेमा 4D ही है, नए वाले वर्जन में है ना ऐसे 2020 में। यस सर। हाँ तो इसमें तो नहीं बनेगा, हमें फिर सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है। अगर 3D क्लास करके करेंगे तो बचाना चाहिए मेरे ख्याल में, क्लास 3D करेंगे फिर एक्सट्रूजन नहीं मिलेगा, है ना, ये प्रॉब्लम होगी। तो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा फिर हमें। ओके सर। इसके बाद ये नहीं आ रहा है। ओके अब ये फुटेज, इस फुटेज में प्रॉब्लम है, क्राउड है इसमें। सो क्राउड मैंने बताया था क्राउड लेंगे ही नहीं, है ना, सिर्फ बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन सर इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है, शैडो नहीं आ रही, बाकी सब तो हो गया था। वही डिसेबल्ड हो रहा है, डिसेबल्ड हो रहा है बस। उसमें वर्जन चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने इसमें वो भी सॉलिड लेयर भी लेके इसके नीचे भी लगाई, लेकिन सॉलिड लेयर के ऊपर तो शैडो आ रही है, लेकिन जैसे ही उसको हम ओनली कर रहे हैं ना, वो शैडो भी हट जा रही है और लेयर भी हट रही है। इसमें लाइटिंग भी ठीक करनी है क्योंकि डार्क डार्क दिख रहा है ना हमें, बीच में, ऊपर, यहाँ पे। तो ऊपर से एक लाइट ऐड करनी पड़ेगी और नीचे से एक लाइट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है कि ट्रैक तो ये ठीक हुआ है अभी, क्राउड के होने के बावजूद भी इतने स्पेस में कोई आया नहीं ना कैरेक्टर अभी तक, तो इतना स्पेस ही ठीक से हो रहा है। ठीक है तो एक और किया था मैंने, लेकिन वो मैं अपलोड करना भूल गया, उसमें पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा था, वो ठीक था। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। और किसी का आउटपुट? आकाश का नहीं है यहाँ पे। आकाश तुम्हें आवाज आ रही है? एक तो ये स्टूडेंट्स ना बोलते नहीं है ना। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तुमने भी पेस्ट नहीं किया है तुम्हारे पास? चलो दिखाना फिर क्लास के बाद। तो अच्छा अब क्या करना है हमें, अब 3D भी हमें समझ में आ गया, बेसिक में भी हम स्लाइड शो वगैरह या फिर फ्लोटिंग स्लाइड शो है, 3D स्लाइड शो है, वो बना सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में हम मेन काम जो है वो मोशन ग्राफिक का ही करते हैं। मेन काम हमारा मोशन ग्राफिक है। मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स में ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि अगर किसी को हार्डकोर कंपोजिटिंग करनी है, मतलब अगर बेसिक बेसिक टीवी शोज बन रहे हैं, मतलब टीवी शोज भी, टीवी शोज की क्वालिटी भी आजकल अच्छी है, बेसिक बहुत छोटे से एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं या ई लर्निंग वीडियोस बन रहे हैं, ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स। मीडिया हाउस हो गए वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूज़ चैनल्स हो गए वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे तुम न्यूज़ चैनल्स में दिखते होगे ना, उनके भी शोज होते हैं छोटे छोटे, जैसे पॉलिटिक्स को लेके एक है, आज तक का एक शो है, नाम भूल गया मैं उसका, वो दिखाता है ना 3D कैरेक्टर्स सार्कास्टिक सा बनाते हैं वो कुछ कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट्स, सो सॉरी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स यूज हो रहा है। तो वो आज तक जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहा है। तो ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के गए ना, तो मुझे पता है फिल्म सिटी में काफ़ी सारा आफ्टर इफेक्ट्स यूज हो रहा है हर एक जगह। तो और एक और स्टूडेंट था, वो भी नोएडा में ही है, उनका ये हॉलोग्राम का काम था, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स सीखने आए थे। तो हॉलोग्राम की जितनी भी इंडस्ट्री वहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट्स यूज हो रहा है, बट मेनली मोशन ग्राफिक्स का ही काम हो रहा है अगर मार्केट साइज देखा जाए। ओके तो अब क्या करना है हमें, अब फिर से हम 2D में आते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ 3D में, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप से निकल के आएगी वो चीज 3D के लिए। जैसे
ये भी एक इमेज है, ठीक है। हमें विजुअली तो दिख रहा है 3D स्पेस यहाँ पे, बट एक्चुअली 3D है नहीं, फिजिकल 3D है नहीं, ठीक है। अभी किसी भी सॉफ्टवेयर में हम ये इमेज डालेंगे उसको भी नहीं पता चलेगा कि क्या पर्सपेक्टिव है अनलेस हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे 3D पर्सपेक्टिव डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप की पूरी इमेज का पर्सपेक्टिव डिफाइन हो जाए, बस सॉफ्टवेयर को ही पता चल जाए कि हाँ ये पर्सपेक्टिव, ये बॉल ऐसे जा रही है, ग्राउंड प्लेन ऐसा जा रहा है, तो क्या किया जा सकता है। तो हम यूज करते हैं फिल्टर्स और वैनिशिंग पॉइंट का, याद है ये वैनिशिंग पॉइंट, इसमें हम प्लेन्स बनाते हैं ना, 3D प्लेन, ग्रिड, क्रिएट प्लेन टूल। तो क्रिएट प्लेन टूल से हम प्लेन बना देते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी ये येलो दिख रहा है ना, ये येलो नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लू आ गया, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अभी तो एक प्लेन का डिफाइन हुआ है ना, अभी हमें और भी ऐसे डिफाइन करना है। तो मैं इसी प्लेन से एक और प्लेन निकाल सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस मैंने किया, ये देखो एक और प्लेन आ गया। अब सर डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव दिया, इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफॉल्ट दिया, तो इसको हमें ठीक करना होगा। मैं देखो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसको भी ठीक कर दिया, दोनों ठीक हो गए। फिर अब हम नीचे का भी निकाल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ठीक आया, तो दो प्लेन्स बन जाते हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक आएगा। और इसी वाले से फिर हम ऊपर का भी निकाल सकते हैं। तो पहले जो हमने प्लेन बनाया उसी से तीनों हमने कंट्रोल प्रेस करके तीनों निकाल लिए, तो पूरे रूम का पर्सपेक्टिव डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इन चारों को सिलेक्ट किया, चारों प्लेन्स को, और फोटोशॉप में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे देखो, सेटिंग्स एंड कमांड्स, ऊपर आए, एक्सपोर्ट फॉर आफ्टर इफेक्ट्स .vpe फाइल बन जाएगी, वैनिशिंग पॉइंट की फाइल बन जाएगी। सर ये कौन सा ऑप्शन बताया आपने इससे ऊपर वाला? ये रहा, क्या नाम है सर इसका? सेटिंग्स है इसकी, वैनिशिंग पॉइंट की सेटिंग्स। एक्सपोर्ट फॉर आफ्टर इफेक्ट्स .vpe करना है हमें, एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक किया हमने, डेस्कटॉप पे आए, नाम भी दे दिया हमने, एंड सेव। एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, ये देखो ये VPE फाइल आ गई, एक 3ds की भी फाइल आई है, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, और ये जो चारों इमेजेस थी ये आ गई है ना, अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये आ गई, ठीक है, चारों इमेजेस आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में आना है। आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंपोर्ट होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है, वैनिशिंग पॉइंट .vp, इस पे क्लिक किया हमने, और डेस्कटॉप पे वो इमेजेस नहीं दिख रही है हमें, बट .vpe फाइल दिख रही है हमें, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो एक ही फाइल से सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी? हाँ, वो जो VPE था वो एक तरह का कंपोजिशन था, है ना, तो कंपोजिशन यहाँ पे आया, कंपोजिशन ने ये तीनों इमेजेस भी कॉल करा लिए,
तो ये इमेजेस का फोल्डर बन गया। एक सॉलिड का फोल्डर और बना है जिसके अंदर 3 नल ऑब्जेक्ट है, तो ये वहीं से उसने बना दिया, अपने आप एक्सपोर्ट कर दिया। कंपोजिशन बना हुआ है, मतलब हमें कंपोजिशन बनाने की जरूरत तो नहीं है। इस कंपोजिशन पे डबल क्लिक करोगे तो एक कंपोजिशन अपने आप यहाँ पे खुल गया विद ऑल दी फाइल्स। कैमरा भी लगा हुआ है, एक नल ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, और चारों लेयर्स, चारों इमेजेस है, और ये हमारी इमेजेस उसी ऑर्डर में यहाँ पे खुल गई। बस मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ क्योंकि ये ऑफसेट हो गया है, तो ये रख लिया हमने ऐसे। वही इमेज यहाँ पे भी खुल गई है, बट अभी अगर हम 3D स्पेस में देखेंगे, ये देखो, तो अपने आप इसने बना के दे दिया है ना। अभी तक तो स्पेस नहीं था, अब स्पेस बन गया, 3D स्पेस बन गया। तो अब हम कैमरा वगैरह घुमा सकते हैं, जैसे कस्टम व्यू हो गया, एक मैं ले लेता हूँ कैमरा व्यू, और ये आ गया, ठीक है। और अब जब हम कैमरा मूव करेंगे तो दिख रहा है ना 3D स्पेस, अगर हम आगे की तरफ लेके जाएं तो लग रहा है हमें कैमरा मूव कर रहा है 3D स्पेस में। तो अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ये शॉर्टकट है एक तरीके का। हमारे पास अगर सिर्फ इमेजेस होती तो हम ऐसे प्लेन्स लगा लगा के बना सकते थे मैनुअली, बट अगर पर्सपेक्टिव डिफाइन हो सकता है तो आप फोटोशॉप से करके लेके आ जाओ। ओके, और फिर तो हमें पता है, फिर फ्लोटिंग इमेजेस बनानी है, यहाँ पे इमेजेस रखनी है, टेक्स्ट रखना है, शेप्स रखने हैं, वो हम रख सकते हैं, और कैमरा वगैरह एनिमेट हो सकता है। और लाइटिंग फिर इसी के हिसाब से होगी। अब इस इमेज में देखो लाइट कहाँ से आ रही है, इस इमेज में राइट हैंड साइड से लाइट आ रही है, जो लाइट का सोर्स है यहाँ पे दिख रहा है, राइट से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, ये पार्ट ज्यादा ब्राइट है, ऊपर से हाँ, इधर लाइट धीरे धीरे डीके कर रही है, तो हम फिर उसी एंगल्स से लाइट भी रखेंगे। ओके, तो एक ये चीज हो गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये 3D यहाँ पे फिनिश है अपना। और एक चीज और पूछनी थी, जो हम मोशन ग्राफिक हम बना रहे थे, तो उसमें ना एक पार्ट ऐसा था जो सर्कल बन के फिर उस थोड़ा सा बड़ा होके वो थोड़ा पतला भी हो रहा था, और जैसे दिवाली के पटाखे वगैरह नहीं फूटते वैसे उसमें इफेक्ट आ रहा था, वो कैसे बनेगा? वो बनी नहीं था वैसे। शेप लेयर, चलो मैं ऊपर से बना लेता हूँ। स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए। स्ट्रोक में आए, विड्थ बढ़ा दी, डैशेस ऐड कर लिए, अब हो जाएगा। कितने रखने डैशेस वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और फिर बस हमें क्या करना है, विड्थ को ही तो एनिमेट करना है, ऐसे बाहर की तरफ हो सकता है। पाथ का साइज वगैरह ये देखो, यहाँ से भी एनिमेट करेगा, पोजीशन वगैरह से तो पोजीशन चेंज हो, तो फिर विड्थ को हम एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। अंक पॉइंट चेंज करेंगे अगर, तो फिर अंक पॉइंट विड्थ कहाँ गई इसकी, विड्थ तो यहीं से आएगी, विड्थ तो पाथ के अंक पॉइंट से आएगी, ठीक है। रोटेट वगैरह करेंगे तो रोटेट वगैरह फिर यहाँ से, तो ये किया जा सकता है। इवन एक और तरीका है इसका, रिपीटर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया एक रेक्टेंगल ऐसा, अब स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, स्ट्रोक डिलीट कर दिया, पाथ की जरूरत है सिर्फ, ऐसा किया, ठीक है। ये है इसका एंकर पॉइंट, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, सेंटर डिफाइन कर दिया। ऑलराइट, इसमें ऐड किए हमने रिपीटर, रिपीटर आ गए। रिपीटर का एंकर पॉइंट क्या है ये देखना पड़ेगा हमें। सो रिपीटर का एंकर पॉइंट है ये, रिपीटर का एंकर पॉइंट चेंज किया हमने। रिपीटर का एंकर पॉइंट
दिख रहा है हमें यहाँ पे? चलो पहले इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट। ये देखो कहाँ से रोटेट हो रहा है ना? ये एंकर पॉइंट यहाँ पे। कॉपीज बढ़ा लेते हैं, ये देखो कैसे जा रहे हैं, है ना? एंकर पॉइंट शिफ्ट करते हैं इसका, ये देखो नंबर ऑफ कॉपीज में थोड़े से कम कर लेता हूँ। एंकर पॉइंट चेंज करते, अलाइन करते हैं इसको। रोटेशन में कम कर लेता हूँ, एंकर पॉइंट चेंज किया, रोटेशन और कम कर लिया। कॉपीज अभी ऐसे जा रहे हैं, तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरफ करेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे जा रहा है। रोटेशन की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जा रहा है। पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे, पोजीशन और यहाँ पे ज़्यादा रोटेट हो रहा है। एंकर पॉइंट से थोड़ा सा ट्रिकी है, रोटेशन से ऑफसेट है इसका। एंकर पॉइंट हमने कहाँ है? ये रहा। इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एंकर पॉइंट हमें दिख नहीं रहा ना। इसका एंकर पॉइंट कहाँ है? ये रहा, बट ये इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका एंकर पॉइंट हम नहीं देख पा रहे। ये रोटेट कर रहे हैं ना तो दूर चला जा रहा है। स्केल थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। सेमी सर्कल जैसा तो बन गया। अभी हमें एंकर पॉइंट का इशू, एंकर पॉइंट दिखता ना हमें तो हो सकता था यार आराम से। रिपीटर अगर हम बढ़ाएं तो ये कहाँ से रिपीट कर रहा है? हाँ,
करो, अब ज्वाइन करो। अब आ रहा है ना ये सही? अब सिमेट्री में है, बट इसका अभी भी थोड़ा सा इश्यू है। और स्केल हमने यहाँ पे कितना रखा है? इवन रखा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे बन जाएगा। स्पाइरल्स चाहिए तो स्पाइरल्स तो आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, तरीका ये भी हो जाएगा। और नहीं तो इजी में बनाना है तो स्ट्रोक में डैश ऐड करके बनाना। ओके, और कोई डाउट? ठीक। अच्छा, तो अब हमें क्या देखना है? नया टॉपिक इसमें हमने, अच्छा एक और ट्रिक बची है अपने पास। कंपोजिटिंग की ये ट्रिक है, इसको बोलते हैं वायर रिमूवल। वायर रिमूवल करके देखते हैं। तो मतलब ट्रिक काफी अच्छी है, पर मैनुअल वर्क वो ये फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वायर रिमूवल होता क्या है? जब भी हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक्शन है किसी भी तरह का, और राइट, लटक रहे हैं हवा में, इधर उधर से फ्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है? एक्टर्स को वायर से बांध दिया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और फिर पोस्ट में वायर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो रियल लगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉट ये है, इसको कॉपी करके यहाँ पे लाते हैं। आउट, एंड एक और शॉट है ये वाला। दो केसेस हो सकते हैं वायर के केस में। ठीक है, दो तरह के अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं, दोनों तरह के शॉट्स हम यहाँ पे लेके आ गए। तो क्या केस हो सकता है? जैसे इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें कैमरा हमारा एनिमेट कर रहा है। तो एक केस ये हो सकता है जहां पे कैमरा एनिमेटेड हो, और एक केस ये है जहां पे कैमरा स्टैटिक है। अभी कैमरा स्टैटिक है, ठीक है, तो ये किया जा सकता है। तो दोनों को ही, दोनों में ही रिमूवल के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। ठीक है, अच्छा पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे जहां पे कैमरा हमारा स्टैटिक है। किसी का माइक ऑन है क्या ऑनलाइन? ओके, ये क्या हो रहा है? आवाज आ रही है। इनका तो ऑफ है। हो क्या रहा है? इधर ही कहीं से आ रही है। पता नहीं, कोई डिवाइस वगैरह से भी नहीं हो रहा है सर। चलो कोई, तो
अच्छा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें कैमरा हमारा स्टैटिक है, कैरेक्टर टाइड है वायर से, रोप से, इसमें रिमूवल करना है हमें, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक है कि जैसे इसमें कैमरा मूविंग नहीं है, कैमरा मूविंग नहीं है इसका मतलब ये भी हुआ कि बैकग्राउंड एक सिंगल फ्रेम है ना, एक सिंगल फ्रेम है। तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज होती है कि हम इस पूरे सीक्वेंस में से कोई भी एक फ्रेम उठा लें जिसमें हमें मिनिमल वर्क लग रहा है, क्लोनिंग का और हीलिंग का, है ना। कोई भी एक ऐसा फ्रेम जहां पे, अब जैसे इसमें कौन सा फ्रेम उठा सकते हैं, ध्यान से देखो, कौन सा फ्रेम उठाए, पेन, ये वाला, हील हो जाएगा सर। जो भी तुम्हें लग रहा है आराम से हील हो सकता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, हम कैसे डिसाइड करेंगे, दो पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक तो वायर की लेंथ छोटी हो मतलब काम कम होगा, है ना। जहाँ पे वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो वहां पे काम ज्यादा होगा, जैसे इधर शॉर्ट है या इधर बहुत कम है, ठीक है। हमें कैरेक्टर और वायर दोनों रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोन वगैरह हील वगैरह करके। तो इसमें अगर कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर के पीछे देखो वैरायटी ऑफ कलर्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर मैं ये वाला फ्रेम ले लूं जहाँ पे रोड पे दिख रहा है, तो बैकग्राउंड में कम वैरायटी है और डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट कम ही है और सारे फ्रेम से, तो ये वाला फ्रेम भी उठाया जा सकता है। अगर हम शॉर्टेस्ट फ्रेम उठाएंगे तो इधर इधर देखो करना पड़ेगा, इधर भी साइड वॉक भी, इधर भी, ठीक है। तो कोई सा भी फ्रेम उठा सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, और वो वो एक फ्रेम हम फोटोशॉप में ले जाके क्लीन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लीन प्लेट। ये क्लीन प्लेट बना दिया हमने। अब इस क्लीन प्लेट को, अच्छा क्लीन प्लेट को हम लेके आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, अब ये टेक्निक कौन सी है, जब कैमरा स्टैटिक है तो रोटोस्कोपी भी करी जा सकती है ना। जैसे वायर अगर मुझे हटानी है, मैं मास्क कर लेता हूँ इसको, और ट्रैक कर दिया, तरीके से। अब यहाँ पे ये ब्लैक होल है ना, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो क्लीन प्लेट था वो लगा दे, हो गया फिक्स। हर एक फ्रेम में हम मास्किंग कर लें आगे की तरफ। तो जैसे अब ये हमने फ्रेम बनाया है, तो पाथ इन फ्रेम्स आगे आ गए, और इस पूरे को उठा के हमने इसे नीचे रखा, तो पीछे से क्लीन प्लेट दिखती रहेगी अब, और इस तरीके से हम मास्क करते रहे। थोड़ा बहुत फेदर भी दे सकते हैं, फेदर भी एजेस ब्लेंड करने के लिए दिया जा सकता है। अच्छा, कहीं फेदर ज्यादा चाहिए कहीं फेदर कम चाहिए, तो किसी एज पे, मास्क की किसी एक एज पे ज्यादा फेदर चाहिए और किसी एक एज पे कम फेदर चाहिए। ब्रश टूल, रोटो ब्रश टूल, रोटो ब्रश टूल अभी हमने यूज किया है, हाँ सर बताया आपने। रोटो ब्रश टूल यूज किया हमने। ओके, तो उसमें फिर हमें हर एक फ्रेम पेंट कर सकते हैं। तो जब हम पेंट करते हैं तो ब्रश की स्मूथनेस हम खुद डिफाइन करके पेंट कर सकते हैं। अगर ये मास्क में करना हो तो क्या करेंगे, है ना। मास्क पाथ में ऐसा पता है कैसे होता है, तो मास्क पाथ में जैसे हल्का सा मुझे लग रहा है इधर दे दूंगा मैं, तो इधर उधर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पिक्सल बाय पिक्सल मैच हो रहा है, बस इसके कांटेक्ट पे देना है हमें थोड़ा सा ज्यादा। तो क्या किया जा सकता है, पेन टूल में ही होता है मास्क फेदर टूल। ये पता है हमें, ऐड वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स और कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पता है। नहीं सर आपने किया ही नहीं।
ये तो मास्किंग में रोटोस्कोपी में देखा होगा ना, ऐड वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स। रोटोस्कोपी में हम ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने बताया भी होगा, कि जब हम मास्क बना रहे तब ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए। एनिमेट करते वक्त हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। रोटोस्कोपी में इस चीज का ध्यान रखना है। शुरू में फर्स्ट फ्रेम पे हम मास्क बना रहे, तभी डिसाइड करो कि ऑल थ्रू द सीक्वेंस हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत, लिमिटेड कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। उनको फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फ्लिकर आएगा रोटोस्कोपी में। जब हमने शोरील में भी देखा था ना, कुछ कुछ फ्लिकर आ रहा था, तो इसलिए आ रहा था क्योंकि एक तो प्रॉपर जगह पे नहीं था और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देते लोग, तो फिर शेप चेंज हो जाएगा ना, बीच में ऐड कर रहे हो तुम, तो पॉइंट्स पे भी की फ्रेम लग जाएगा, तो फ्लिकर आना, फ्लिकर तो आएगा ही फिर। अच्छा, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो मतलब हो सकता है यहाँ से ये ऐड कर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये कर सकते हैं। कन्वर्ट हीट हो रही है, मुझे लग रहा है क्या हो रही है? हीट हो रही है कोई चीज, हीट हो रही है। इसी वजह से हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो ठंडी हवा दे रहा है सीपीयू, ये तो अभी चला है 2 दिन बाद। आवाज तो यहाँ से आ रही है। नहीं सर, इधर से आ रही है। इधर से आ रही है तुम्हें? नहीं, इधर से आ रही है। मेरे को तो इधर से आ रही है। ना ना, इधर से तो बिल्कुल नहीं आ रही, इधर से ही आ रही है। हो सकता है इसके स्पीकर में से आ रही हो सर। हाँ, आओगे तो ये माइक की प्रॉब्लम। मे भी हो सकता है माइक की प्रॉब्लम लग रही है। माइक तो बंद है, अगर मैं अपना ही बंद कर दूं तो खत्म हो गया। कोई नहीं, अभी ठीक करा लेंगे इसको। अच्छा, तो ये है कन्वर्ट हो टेक्स्ट टूल। इससे क्या होता है, इससे बीजियर आ जाते हैं। फोटोशॉप में भी तो होता ही है, वही वाला टूल है सेम। ऐड और सब्ट्रैक्ट भी फोटोशॉप में होता है। इसमें एक चीज है, मास्क फेदर टूल। इससे क्या हो सकता है कि मास्क फेदर पॉइंट्स बना दें हम। जैसे मास्क फेदर टूल, ये फेदर जैसा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखो एक फेदर पॉइंट बन गया, सर्कल सर्कल जैसा बनेगा ये 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 तो 2 मैंने इधर लगाए ताकि ये शेप को उस तरफ रोक के रखे, क्योंकि हम 3 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो एनक्लोज एरिया नहीं बनेगा ना। 3 स्ट्रेट लाइन एक एरिया नहीं हो सकता, तो एरिया को इधर से बाउंड करने के लिए 2 पॉइंट्स इधर लगाए ताकि एरिया इधर रुका रहे, और 3 पॉइंट्स इधर लगा दे, तो एक शेप बन गया ना मास्क फेदर पॉइंट से। अच्छा, इसके बाद सिर्फ इस मास्क फेदर को, ये देखो जा रहा है। अब ये देखो इधर से ही बढ़ गया, तो इधर भी मैं एक लगा दूं तो इधर से मैं कम कर सकता हूँ, इधर भी मैं लगा दूं तो इधर से मैं कम कर सकता हूँ। तो ये एडिशनल पॉइंट्स लगते हैं उसके ऊपर। हाँ, उसी के ऊपर मास्क फेदर के पॉइंट्स लग रहे हैं। तो ये जितना जितना फिर हमें रखना है उतना उतना हम रख सकते हैं। और ये दिखेंगे जब तुम मास्क फेदर टूल यूज करोगे तभी दिखाई देंगे, और उन्हीं से मूव होंगे, सिलेक्शन टूल से मूव नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर ही हमने फेदर ले लिया। की फ्रेम इसी में लगेगा, की फ्रेम मास्क पाथ में लगेगा, फेदर पॉइंट्स मास्क के पॉइंट्स के साथ ही मूव करते हैं। ओके, सो अभी अगर हम देखें, ये देखो है ना, थोड़े बहुत फ्रेम्स ठीक है। अगर मैं सेंटर पे आ जाऊं, 5th फ्रेम पे आ जाते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है से ये, तो ये देखो अब बीच का अगर हम देखें तो ठीक हो गया।
मैंने सिर्फ 3-4 की फ्रेम्स लगाए थे। हल्का सा फेदर हमने इधर ही बढ़ा लिया। दिख रहा है? ये इधर कुछ दिख रहा है, ये है ना, ये भी हमने ठीक कर डन। तो इस तरीके से वायर रिमूव करी जा सकती है। फिर ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। फिर 10 फ्रेम्स आगे आ गए और अब इसको छोटा करना है। टूल है सिलेक्शन टूल, इधर पॉइंट्स ही लगाया ना हमने, पॉइंट्स को मूव किया हमने, फेदर पॉइंट उसके साथ ही जा रहे हैं। तो ये बीच बीच में जहाँ पे हमें लग रहा है, फिर बीच वाले, तो ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मोशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। है ना, मोशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको पोज टू पोज भी बोलते हैं, पोज टू पोज एनिमेशन, है ना। फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर रहे हम, मतलब पोज टू पोज कर रहे हैं। और फ्रेम बाय फ्रेम होता तो मतलब इन बिटवीन में काम किया हमने, ट्विनिंग करी हमने, ठीक है। जैसे अब जब भी हम रोटोस्कोपी भी कर रहे हैं या फिर मास्क भी एनिमेट कर रहे हैं, तो हम किसी ना किसी बने बनाए एनिमेशन के ऊपर ही हम एनिमेशन बना रहे हैं। तो कोई भी एनिमेशन होता है, कोई भी एनिमेशन हो रहा है या तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, इवन अपनी फिजिकलिटी भी, हमारा मूवमेंट भी कुछ मोशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम जब दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अब जैसे आगे तुम्हारे 3D के सॉफ्टवेयर्स होंगे, तो तुम पढ़ोगे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। ये 12 प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमेशन के। तो इसमें भी पोज टू पोज होता है, इन बिटवीन होता है। तो हमें सिर्फ अभी 2 का ध्यान रखना। देखो वैसे 12 होते हैं, जैसे स्क्वॉश एंड स्ट्रेच पहला है। तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच में ये विदाउट स्क्वॉश एंड स्ट्रेच दिखा रहा है, बाउंस कर रही है बॉल, बट यहाँ पे देखो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच ऐड किया, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। ये सॉलिड सॉलिड ही दिख रहा है हमें, बट ये स्क्वॉश एंड स्ट्रेच दिख रहा है। फिर होता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या होता है जैसे रन करते हैं ना, हम रनिंग करना शुरू करते हैं, पहले एंटिसिपेट करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर किसी भी एक डायरेक्शन में जाए, थोड़ा सा पीछे की तरफ एंटिसिपेट करे, पोज बनाए अपना और फिर रन करे, तो एंटिसिपेशन ऐड करते हैं। स्टेजिंग, स्टेजिंग में क्या होता है, ये देखो, नहीं ये एंटिसिपेट, जैसे ये भी एंटिसिपेशन का एग्जांपल, आगे की तरफ थ्रो करना है, पीछे की तरफ एंटिसिपेट किया उसने, ठीक है। स्टेजिंग में हम फ्रेमिंग का ध्यान रखते हैं, फ्रेम कैसा होना चाहिए, स्टेज पे फ्रेम हमारा कैसा आ रहा है, दैट इज स्टेजिंग। स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज, यहाँ पे हम जो मेन पोज है ना, जैसे हम कोई इंसान खड़ा है, जैसे वॉक कर रहा है, तो ये पोज होगा उसका, है ना। फिर ये पोज होगा, जो बीच में ये गया, ये इन बिटवीन से एक पोज दूसरा पोज, ठीक है। फिर बीच में लेग उठ के आगे जाएगा, तो वो इन बिटवीन से। तो पोज टू पोज, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू क्या होता है, जैसे अब इसमें देखो, इसमें इन बिटवीन्स भी हैं, पोजेस भी हैं और इन बिटवीन्स भी है। फॉलो थ्रू क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब जैसे हॉर्स रन कर रहा है, तो इस एग्जांपल में हम ढंग से नहीं देख पा रहे, बट ये देखो, इस जैसे जैसे ये रन करेगा, ऐसे ऐसे इसके हेयर
या इसकी टेल उसको फॉलो कर रही है, डॉग भी चल रहा है तो उसकी टेल वैग कर रही है तो वो फॉलो थ्रू, और इसको ओवरलैपिंग एक्शन बोलते हैं। ओवरलैपिंग एक्शन मतलब वही पोज टू पोज और बीच के ओवरलैपिंग एक्शंस इन बिटवीन। स्लो इन एंड स्लो आउट, ये भी हमने आफ्टर इफेक्ट्स में देखा है। इजी ईज जिसको बोलते हैं वो स्लो इन एंड स्लो आउट का ही प्रिंसिपल है। आर्क्स बनना, आर्क्स बनना भी जैसे डॉग मूव कर रहा है तो आर्क बना के चल रहा है, या फिर ये डांस का एक्शन हो या फिर फाइट का एक्शन हो तो उसमें आर्क्स बने प्रॉपर्ली। डांस में जो जो लोग सीखते हैं उनको बताया जाता है ना कि आर्क्स बनाओ प्रॉपर्ली, हाथ आर्क में लेके जाओ, ठीक है, तो वो चीज तो आर्क्स बनने चाहिए। सेकेंडरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? प्राइमरी एक्शन हो गया जैसे डॉग चल रहा है तो ये प्राइमरी एक्शन हो गया। टेल को मूव करना भी सेकेंडरी एक्शन है ना, वो प्राइमरी एक्शन नहीं है। ब्लिंक करना, आईज ब्लिंक करना एनिमेशन नहीं है पर सेकेंडरी एक्शन है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर खुद एनिमेशन बनाते हैं, इसका भी हमने ध्यान रखा था, बाउंस बनाना है ना, बॉल बाउंस कर रही है तो क्या होगा, पहला बाउंस अगर यहाँ से ग्राउंड को हिट किया, जब दूसरी बार वो ऊपर उठेगी तो इतनी ऊपर नहीं उठेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और थोड़ी कम हो जाएगी। तो विद टाइम वेलोसिटी कम होती जा रही है और हाइट भी कम होती जा रही है, और धीरे धीरे क्या है, पहले हम की फ्रेम्स लगाएंगे तो दूर दूर लगाएंगे और फिर धीरे 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 पास पास लगाएंगे, तो ये टाइमिंग है। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन क्या होता है? किसी ने वो देखा रोड रनर शो, याद है ना, उसमें एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा होता था। अच्छा, ये आवाज, ये देखो आउटपुट नहीं ले रहा ना, तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब ठीक हो गया, यहाँ से प्रॉब्लम थी तो। अच्छा, एग्जैजरेशन देख रहे थे हम। एग्जैजरेशन देखो मैं दिखाता हूँ इसमें। ये क्लासिक एनिमेशन जो होता था ये बहुत अच्छे से फॉलो करते थे प्रिंसिपल्स को। इवन अब 3D मूवीज भी बनती हैं, टॉम एंड जेरी आई ना 3D मूवी, तो क्लासिक एनिमेशन को ही फॉलो करेंगी क्योंकि वही स्टाइल चलता है। टॉम एंड जेरी को ऐसे ही मूव करते हुए देखा हमने। अब उनका चाल बदल दें, है ना, तरीका बदल दें, स्टाइल बदल दें तो मजा नहीं आएगा लोगों को देखने में। ये देखो यहाँ पे आएगा एग्जैजरेशन, ये देखो, ये अभी तो चलो एनिमेशन चल रहा है। अब एग्जैजरेशन, ये देखो, इसमें इसके ऐसे बहुत सारे सीन्स होंगे। इसका सही एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एग्जैजरेशन, रुका हुआ है हवा में, एग्जैजरेट कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता तो नहीं है, सीधा इनडायरेक्टली करना चाहिए पर एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो वो चीज, इसको बोलते हैं एग्जैजरेशन। फिर सॉलिड ड्राइंग्स, सॉलिड ड्राइंग्स, ये सॉलिड ड्राइंग है, ये सॉलिड सॉलिड दिख रहे हैं, नो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। तो ये सॉलिड ड्राइंग्स पहले सॉलिड बनाएंगे प्राइमरी एक्शन के लिए, फिर हम सेकेंडरी, वो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच भी सेकेंडरी एक तरह का। तो ये हो गया। एंड अपील, फिर एंड में अपील ऐड करते हैं, तो अपील के लिए जैसे बाल भी हिल रहे हैं, थोड़ा बहुत बाल हिला दिए, अपीलिंग लगे, मतलब लगे कि हाँ भाई रियलिस्टिक चल रहा है, तो अपील ऐड करी जाती है। जैसे अपील इन कार्टून कैरेक्टर, तो कार्टून हमारे थोड़े फिजिकल एक्शन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अपील ऐड करी जाती है कार्टून्स की। अगर उसी जगह पे कोई लाइव कैरेक्टर होता, जैसे टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी जब उनका एक्शन चल रहा होता है तो उनका एक अलग ही अपील होता है। वहां पे कोई कैरेक्टर आ जाता है, इंसान आ जाता है, तो उसका अपील बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, तो उसके हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से हम अपील दें। सो ये 12 प्रिंसिपल्स है, तो रोटोस्कोपी में इतना फॉलो नहीं करना पड़ता, बट कुछ कुछ हम इसमें देख के चलते हैं।
तो एक ये चीज हो गई। ओके, तो अच्छा ये समझ में आई, ये टेक्निक समझ में आई। तो रोटोस्कोपी से भी वायर रिमूव करी जा सकती है अगर स्टैटिक हो बैकग्राउंड, कैमरा मूव नहीं कर रहा हो तो। लेकिन सर वायर भी और उनके लिए हमको क्लीन प्लेट चाहिए। हाँ, क्लीन प्लेट तब चाहिए जब या तो हम पेंट करके उसको हटा रहे हैं या मास्क करके उसको हटा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तरीका फास्ट है काम करने का, क्लीन प्लेट बना लिया। अदरवाइज हमें, अगर हम क्लीन प्लेट यूज नहीं करें तो क्या करेंगे, फिर पेंट कर करके हटाएंगे, तो फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ जाएगा। नॉर्मली क्लीन प्लेट तो मिलती होगी, अदरवाइज तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम का, तो क्लीन प्लेट यूज करते हैं। ठीक है, ओके। और भी तरीके हैं इसके, जैसे वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, वो हम देख सकते हैं इस वाले में, इसमें देखा जा सकता है। अब जैसे ये मूविंग शॉट है, कैमरा मूव कर रहा है, तो इसमें क्या कैमरा ये क्लीन प्लेट यूज किया जा सकता है? वो कह रहा है नो। क्लीन प्लेट, इसमें ध्यान से देखो, क्लीन प्लेट यूज कर सकते हैं? क्लीन प्लेट अगर इसमें डालेंगे तो वो तो वही एक जगह स्टैटिक हो जाएगा ना, मतलब हर एक फ्रेम फिर क्लीन करना पड़ेगा हमें, तो हर एक फ्रेम ही क्लीन होता है फिर इसमें। ठीक है, तो ये फ्रेम बाय फ्रेम वर्क है। जहां पे कैमरा मूव करना शुरू कर जाता है, ये समझ लो वहां पे काम बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ गया, बहुत ज्यादा फर्क आता है। कैमरा स्टैटिक है तो बहुत कम काम है, कैमरा मूव कर रहा है तो काफी सारे एस्पेक्ट्स फिर मूव कर रहे होंगे, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो कैमरा स्टैटिक है तो एक दिन में हो सकता है, कैमरा मूविंग है तो एक हफ्ता भी लग सकता है, पता नहीं क्या क्या एस्पेक्ट उसके फिर चेंज करने पड़ जाए, एनिमेट करने पड़ जाए। अच्छा, अगर कैमरा स्टैटिक भी है या मूविंग भी है, दोनों केसेस में अगर बैकग्राउंड सिंपल है अपने पास, जैसे ठीक है, ठीक है, यूज करी जाती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक है, वायर अगर पतली है और बैकग्राउंड भी सिंपल है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो स्टैटिक हो, तो आफ्टर इफेक्ट्स वालों ने एक प्रीसेट भी बना रखा है, सीसी सिंपल, चला गया, सीसी सिंपल वायर रिमूवर, सिंपल वायर रिमूव करेगा ये, जो वायर भी सिंपल होगी और बैकग्राउंड भी सिंपल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रीसेट हमें ऐड करना है, प्रीसेट हमें दिख रहा है। अब वायर है, मतलब वो एक लाइन है और लाइन को बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उठा के हम इनको अपनी जगह पे रख देंगे, जैसे ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, और ये दूसरा पॉइंट है तो ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रख दिया हमने, और बस अब हमें इसकी थिकनेस को बढ़ाना है। हो गया क्लीन। तो ये कैसे काम कर रहा है, वो आसपास का एरिया लेके बीच में पेस्ट कर रहा है। हाँ, है ना, जैसे स्पॉट हीलिंग काम करता था वैसे ये भी काम कर रहा है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक फ्रेम में इसको एनिमेट कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को। तो एक फ्रेम आगे गई क्योंकि कैमरा मूव कर रहा है ना। अगर ये कैमरा मूव नहीं करता तो शायद वही 10 फ्रेम्स में काम हो जाता, बट अभी एक एक फ्रेम में हमें करना पड़ेगा। दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम,
चौथा फ्रेम एज इट इज है, पांचवा फ्रेम, छठवा फ्रेम। तो फ्रेम बाय फ्रेम हम इसको कर सकते हैं इस काम को। अभी ऊपर तक नहीं जा सकता मैं, है ना, तो ऊपर वाला पार्ट हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि वायर थिक है। जैसे मैं अगर नीचे आऊं, ये देखो, तो आसपास की चीजें ही ब्लेंड हो जाएंगी ना, ये देखो, तो एक थिकनेस बना के चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, पूरा हो जाएगा। तो ये पार्ट, इतना पार्ट मैनुअली, इतना तो रिमूव हो गया आराम से, थोड़ा सा ही तो बचा, वो हम दूसरी टेक्निक से रिमूव कर लेंगे। और फिर इस वायर के लिए दोबारा हम सीसी सिंपल वायर दोबारा से ऐड करेंगे और उसको उस तरीके से रिमूव करेंगे। एक और ऐड हो सकता है इसमें, दूसरी लाइन बन जाएगी और फिर मिरर ब्लेंड हो जाएगा ये। तो ये तो दोनों जगह यूज हो सकता है, अगर कैमरा स्टैटिक भी है या एनिमेटेड भी है। बट सिंपल वायर हो और सिंपल बैकग्राउंड हो, जनरली स्काई वगैरह ही दिखता है ना पीछे, या ग्रीन स्क्रीन दिखता है हमें, तो ग्रीन स्क्रीन भी एक सिंपल बैकग्राउंड है, ग्रीन स्क्रीन तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, बचेगा वायर वायर, वायर आसपास से ट्रांसपेरेंसी उठा लेगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक और टेक्निक है हमारे पास लास्ट, जो कि ज्यादातर यूज होती है, जिसका पूरा मैनुअल कंट्रोल हमारे पास है, और वो फ्रेम बाय फ्रेम ही करनी पड़ती है। कहीं भी यूज हो सकती है, बैकग्राउंड सिंपल हो, डिफिकल्ट हो, कैमरा मूविंग हो, कैमरा स्टैटिक हो, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, खुद क्लोन्स बना बना के काम करना है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में, जैसे हमने फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल देखा था, तो यहाँ पे भी क्लोन स्टैम्प टूल होता है, और क्लोन्स बना के काम करना है ना। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल ले लिया। अब क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है, एक ब्रश, तो ब्रशेस कहाँ चलते हैं, नहीं, कंपोजिशन में नहीं चलता ना ब्रश, लेयर पे चलेगा। तो डबल क्लिक किया मैंने, लेयर पे खुल गया, ब्रश दिख रहा है मुझे। तो ये देखो, इसका साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस से ड्रैग करके। और ब्रशेस की तो प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो पेंट में क्लोन की प्रॉपर्टीज भी दिख जाएंगी, 5 क्लोन्स जैसे हमने फोटोशॉप में लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट क्लोन्स ले सकते हैं। और हाँ, ये ब्रश भी है अपने पास, तो ब्रश को भी हम ये देखो कंट्रोल कर पा रहे, डायमीटर, एंगल, राउंडनेस एंड हार्डनेस एंड स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो ये सीधी लाइन है, तो स्पेसेस में डॉट डॉट्स आ जाएंगे, तो स्पेसेस बंद कर रखें। तो ये सारी चीजें, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस भी हैं अपने पास, तो ये हो गया। और पेंट वाले ये है। तो अब इसमें क्या करना है, जब तुम शुरू में काम करोगे भी ऐसा हो सकता है, ये सेटिंग्स रहेंगी इसकी शुरू में बाय डिफॉल्ट। मोड चेक करना है, मोड, क्योंकि हम पेंट कर रहे हैं, तो ब्रश भी ब्लेंड हो सकता है उसी लेयर में जिसमें हम पेंट कर रहे हैं, तो मोड नॉर्मल रखना है हमें। बट डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस हो सकते हो, शायद ब्लेंडिंग की भी जरूरत पड़ जाए कभी कभी। ठीक है, फ्लो कितना परसेंट है, वही डेंसिटी ऑफ इंक कितनी निकल रही है। मोड हो गया, ओपेसिटी होगी, चैनल्स RGB है, यही चाहिए हमें, सिर्फ अल्फा को तो नहीं कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। ड्यूरेशन लिखा है यहाँ पे, ड्यूरेशन तुम्हें मिलेगा डिफॉल्ट, कांस्टेंट मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। तो जैसे कंट्रोल से कर सकते हैं, और वो पिक कैसे करते हैं हम, कंट्रोल क्लिक, वो ऑल्ट क्लिक, है ना, ऑल्ट से हमें देखो टारगेट दिख रहा है, तो यही स्काई उठाना है यहाँ से, और पेंट कर दिया, तो लाइव वो सैंपल उठा रहा है, क्रॉस का साइन, प्लस का साइन दिख रहा है वहां से, और यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं। अब हमने ये स्ट्रोक बनाए, क्लीन हो गया अच्छे तरीके से इतना पार्ट। अगर हम नीचे आए, यहाँ देखिए, देखो इफेक्ट्स कंट्रोल में पेंट का एक इफेक्ट ऐड हो गया है। नीचे अगर हम देखें तो भी इफेक्ट्स में पेंट ऐड हो गया है। क्लोन 1 हमने बनाया, तो क्लोन 1 ऐड हो गया है यहाँ पे। इसके अंदर आए तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, और स्ट्रोक की एक लेयर बन गई है शुरू से एंड तक। ये देखो स्ट्रोक दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो स्ट्रोक में भी काफी सारे ऑप्शंस है,
जैसे स्टार्ट एंड एंड, ये देखो, इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा है कि वायर है और धीरे धीरे वायर बड़ी हो रही है या धीरे धीरे छोटी हो रही है ना, जैसे वो कैरेक्टर तो पीछे की तरफ जा रहा था, अब वो अगर प्रॉपर यूनिफॉर्मली जाता तो वायर छोटी होती रहती, तो तुम्हें एक सिंगल स्ट्रोक ही बनानी पड़ेगी, है ना। और फिर तुम स्टार्ट और एंड को एनिमेट कर सकते हो। डायमीटर भी है, एंगल भी है, एंगल वगैरह चेंज करना है। डायमीटर तो बड़ा हो रहा है, एंगल हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये एक्चुअली इस स्ट्रोक का एंगल नहीं है, ये इस ब्रश का एंगल है, जो हम एंगल यहाँ चेंज करते हैं ना, ये वाला एंगल। तो ये एंगल दिया हो तो इससे देखो एजेस दिख रहे हैं फ्लिकर करते हुए, तो एंगल चेंज हो रहा है। हार्डनेस, राउंडनेस, स्पेसिंग, तो स्पेसिंग तो हमें चाहिए ही नहीं है। चैनल्स, आरजीबी, ओपेसिटी, फ्लो, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है ना। पोजीशन वगैरह भी हम ऑफसेट कर सकते हैं, बाद में एडिट करना है। नीचे का बादल यहाँ पे आ गया, क्लोन की पोजीशन, ये सारी चीजें। ट्रांसफॉर्म भी, एंकर पॉइंट, इसकी भी पोजीशन, स्केल, ये सारी रोटेशन, ये अब रोटेट कर रहा है पूरा पूरा, ये सारी चीजें इसमें भी करी जा सकती हैं। तो अभी जो एक क्लोन बनाया उसकी लेयर बन गई शुरू से एंड तक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने, इसको मैं फुल ले लेता हूँ, ये इतना रिमूव किया, एक लेयर बन गई। अब ये लेयर शुरू से एंड तक हमें दिखाई देगी, वो लेयर एक्चुअली वहीं पर ही है ना, वो लेयर यहीं पे है। अब स्काई है तो चलो नहीं दिख रही है तो नहीं प्रॉब्लम, बट कुछ एक दो फ्रेम्स में दिख रही है हमें, ये देखो, है ना, हल्का सा अफेक्ट कर रहा है उसको, तो वो शुरू से एंड तक दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जिस तरह का मोशन है, जिस तरह का शॉट है, उसके हिसाब से हमें हर एक फ्रेम खुद बनाना है, और हमें स्ट्रोक भी एक ही फ्रेम के लिए चाहिए। ये वाला क्लोन की जो स्ट्रोक है ये एक ही फ्रेम के लिए चाहिए, ओवरऑल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या किया जा सकता है इस केस में, हम ड्यूरेशन कांस्टेंट ना रखे, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मिलेगा, सिंगल फ्रेम कर सकते हैं, तो अपने आप ही की उसी फ्रेम की मिलेगी और फिर काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आके फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं। तो उठाया और स्टार्ट कर दिया, जितने भी क्लोन्स बन रहे हैं डजेंट मैटर, पर आउटपुट एकदम क्लीन आना चाहिए। मैं छोटे छोटे हिस्सों भी काम करना, एक स्ट्रोक ये बना दिया हमने, एक स्ट्रोक देखो ये बना दिया, जीरो है, दूर से ले रहा हूँ थोड़ा सा, स्काई स्काई पेंट करना है यहाँ पे। अब यहाँ से क्लाउड का एरिया शुरू हो गया, तो क्लाउड का सैंपल उठाना पड़ेगा और छोटे छोटे पार्ट पे काम करना पड़ेगा। इसकी विड्थ मैंने वायर की हाफ रखी है, ब्रश की विड्थ ना वायर का हाफ है, तो आधा मैं इस तरफ से उठाऊंगा, आधा मैं इस तरफ से उठाऊंगा। तो ये देखो ये भी क्लीन किया जा सकता है यहाँ पे, ये भी रिमूव हो गया। यहाँ पे हम आते हैं, फिर इधर से उठा लेते हैं। बहुत वही फ्रेम जैसे रोटोस्कोपी करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, ये पेशेंस वाला काम है।
फ्लो कम किया जा सकता है यहाँ पे। इस तरीके से जैसे हमने ये रिमूव किया, यहाँ पे हल्का सा शेप दिख रहा है, इसको ये ब्लेंड कर लिया सॉफ्टनेस के साथ। शैडो दिख रही है, यहाँ पे देखो शैडो भी बन रही है, तो वायर नहीं है तो शैडो भी नहीं होगी, मतलब इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। है ना, ये शैडो भी रिमूव कर दिया हमने। तो ये एक फ्रेम हुआ, ऐसे इधर का भी, तो इधर भी जस्ट पेंट करना है। तो एक फ्रेम के लिए एक वायर रिमूव करने के लिए हमने 24 क्लोन्स बनाए, तो ऐसे ये हो जाएंगे, काफी सारे हो जाएंगे, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बनाते रहें जितने भी क्लोन्स बनाने, आउटपुट परफेक्ट आना चाहिए। ये भी हो गया रिमूव। अच्छा, फर्स्ट फ्रेम नहीं किया हमने, सेकंड फ्रेम कर दिया, तो ऐसे ही इसको भी करना है। तो बस ये, अब ये मेथड हो सकता है कहीं भी यूज, मतलब वो जो पहले वाला शॉट था उसमें भी हो जाता, बट वही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता, तो इसलिए क्लीन प्लेट बना के हमने किया। तो इससे सिर्फ वायर ही नहीं, अगर हमें क्रेन भी दिख रही है, क्रेन भी रिमूव करी जा सकती है, पर वो बहुत है मैनुअल वर्क है, फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे शॉट, इसका मतलब ये तो उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, कैबिन जो ये उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, छोटे छोटे साइज पे काम करो।
इधर भी हो गया रिमूव, इसको भी कर देंगे। पिक्सल बाय पिक्सल रिमूव कर लें हम इसको। राइट, तो ये भी हो गया। तो 70 क्लोन्स बन गए 2 फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम आगे भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे भी हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर आगे भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या नाम है, वो ब्रश का साइज सर कैसे बड़ा करने के लिए बताया? कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। हाँ, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करना है, या फिर ये मीटर लिखा हुआ, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो ये वाला शॉट कैमरा ट्रैकिंग के लिए भी ठीक है, बस ये जो मूवमेंट है इसको मास्क कर देना और बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसको नहीं भी मास्क करोगे तो भी आफ्टर इफेक्ट्स निकाल देगा, ठीक ठाक निकाल देगा, पर फिर स्काई के एरिया में कुछ नहीं रख पाओगे, नीचे रख सकते हो। ये पॉइंट्स यही मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ठीक ठीक है, इसकी फुटेजेस मिल जाएंगी, ये वाली भी लेके जा सकते हो। ऑलराइट, तो ये करके देखो फिर आज। एंड फिक्स तो आज है 15 एंड वैभव है, भास्कर है, और शैंगबॉय नहीं है, अंकुश नहीं है, आदित्य नहीं है, हिमांशु है, मुस्कान नहीं है, आकाश है, हंशी। ठीक है, चलो तुम्हें कहाँ जाना है? चलो ऑनलाइन, ठीक है फिर बाय।